हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हम लोग का अवर चेंजिंग अर्थ, उसका पार्ट 2 है ये। जी हाँ, लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। लैंड फॉर्म्स, स्थलाकृतियों के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका बेसिक्स अभी पढ़ना जरूरी है ताकि क्लास 11 तक जाके आप प्रॉपर चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। तो ध्यान रखिएगा, इसके पहले वाला पार्ट 1 बन चुका है। क्लास 6 की कंप्लीट एनसीईआरटी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के दौरान कोई भी फ्री टेस्ट सीरीज को एनरोल करते हैं आप, तो ये डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, SGYT10। जी हाँ, तो अवर चेंजिंग अर्थ चैप्टर नंबर 3 जो है वो उसका सेकंड पार्ट होगा आज ये। ठीक है, सेकंड पार्ट। मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर ही सकते हो तो कर ही देना, कर ही देते ही हो आप लोग। थैंक यू सो मच। 16 जून, 16 जून से नए बैच, घर बैठे आप यूपीएससी की तैयारी। जी हाँ, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, और नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं 16 जून से। और इसके साथ साथ जो है 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मेंस 2022 तक जो है आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, और साथ में ऑप्शनल के बैचेस भी 16 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 16 जून। इस चैप्टर की यदि बात करें तो दो सेक्शन में मैंने कल आपको डिवाइड कर दिया था, लिथोस्फेरिक प्लेट, एंडोजेनिक, और ये सब कुछ। मतलब यहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे अर्थक्वेक वगैरह तक। मतलब ये कि ये एक पार्ट होता है और दूसरा पार्ट ये होता है। इसको और बेहतर डिटेल में समझें तो इन फोर्सेस की मदद से कल हमने समझा था। हमने ये देखा था कि इस धरती पे कोई चीज बनती है तो वो दो फोर्सेस के कारण बनती है। एक तो अर्थ के इंटीरियर से, मैग्मा से, लावा से, अंदर से जो भी फोर्स बन रहा है, जी हाँ, निकल रहा है, तो वो एंडोजेनिक फोर्स है। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आज उदाहरण के लिए है ना, एक एग्जाम्पल हम लोग ले ही लेते हैं कि मान लीजिए किसी एरिया में ज्वालामुखी निकला, उससे लावा निकला। ठीक है, तो लावा जो है वो सॉलिड होगा और वो रॉक बना देगा। ये चट्टान बना दी इसने, मान लो एक रॉक बना दिया। अब बनते समय ये फोर्स था वो एंडोजेनिक था। ये पार्ट 1 की पूरी स्टोरी मैंने समझा दी थी। लेकिन अब क्या होगा, डेली जो है यहाँ पर सनलाइट आ रहा है, हर चीज आएगी, तो ये इसको तोड़ने का काम करेगा, है ना। तो अब ऊपर फिर कुछ नया पैटर्न देखने को मिलेगा। मतलब ऊपर ये कमजोर होने लगेगा, टूटने लगेगा। तो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो भी तो एक लैंडफॉर्म है ना, वो भी तो एक आकृति है, वो भी तो एक पैटर्न है। तो वो जो फोर्स लगा वो कौन सा लगा, बाहर से लगा। बाहर से क्यों लगा, क्योंकि सनलाइट आप देख ही रहे हो, विंड आप देख रहे हो, ग्लेशियर देख रहे हो, रिवर देख रहे हो, ये सब बाहर से लगाने वाले बल हैं। इसलिए इनको हम एक्सोजेनिक, बाह्य स्थलाकृतियों का पैटर्न कहते हैं। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस, इसमें दो तीन वर्ड्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले एक मिलेगा वेदरिंग वाला। ठीक है, ये बता देता हूँ, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये वेदरिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वेदरिंग मिलेगा, और दूसरा इरोजन मिलेगा। क्या होते हैं ये वर्ड्स, इनको जल्दी से समझ लेते हैं। देखो, ये मान के चलिए कि ये कोई रॉक बना हुआ है जो पहले से बन चुका है। ठीक है, अब बहुत सिंपल चीज़ है, इसको आप ऐसे समझ लो कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये सनलाइट है, और सनलाइट जो है डेली इसके ऊपर आ रहा है। अब भाई सनलाइट आएगा तो इसको ऊपर की ये जो लेयर है, ये ऊपर की जो लेयर है, ये इसका टेम्परेचर क्या होगा, दिन के समय में बढ़ जाएगा, डे टाइम में बढ़ेगा। अब दिन में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मिनरल्स हैं इसके, जो भी खनिज हैं, वो भी एक्सपैंड करेंगे। तापमान के बाद ये एक्सपैंड करते हैं, रात में ठंडे होने के बाद वापस अपनी जगह पे, दिन में फिर से एक्सपैंड, फिर कंप्रेशन, एक्सपैंड, कंप्रेशन। इसमें क्या होगा, बार 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 जो है आप क्या देखेंगे कि इसमें ये मिनरल्स में दबाव पड़ेगा, और ये ऊपर की परत जो है कमजोर होने लगेगी। ऊपर की परत जो है वो क्या होने लगी, कमजोर होने लगी। ऐसा नहीं लगता आपको कि एक टाइम के बाद में, यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो एक समय के बाद में यदि हम लोग देखें तो ये रॉक जो है वो टूटने लगेगा ऊपर से। अभी पूरा रॉक नहीं टूटेगा, ऊपर की लेयर टूटने लगेगी, क्रैक होने लगेगा, ये कमजोर हो गया। तो रॉक का सबसे पहले तोड़ना या टूटना, ठीक है, रॉक का सबसे पहले टूटना या फर्स्ट स्टेज में यदि आप देखते हो कि यदि वो टूट रहा है, तो इसका मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है उसका। तो सबसे पहले ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन, टूट जाना पहले से, दैट इज यूर वेदरिंग। हिंदी में वेदरिंग को कहते हैं। वेदरिंग को जनरली हम लोग बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये जो रॉक है, ये रॉक को जो सबसे पहले आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो जो फिजिकल वेदरिंग है, हिंदी में आप इसको अपक्षय कह सकते हो, अपक्षय शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो वर्ड है कि सबसे पहले रॉक टूटेगा, ठीक है, टूट गया। अब यहां से ये हटेगा, यहां से जैसे मान लो हवा चली तेज, विंड चली तेज, तो बिल्कुल, या वाटर के रिवर, मतलब नदियां तेज चल गई मान लीजिए, तो क्या होगा, यहाँ का वो रॉक जो है हटने लगेगा। तो बहुत सिंपल चीज है यहाँ पर देखो, वेदरिंग क्या था, उस रॉक का टूटना, द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स। ठीक है, इरोजन में वियरिंग अवे, यहां से मूवमेंट हो जाए, यहां से चला जाए,
जी हाँ, चले जाएगा ये, तो दैट जाना, वहां से हट जाना, निकल जाना, दैट इज योर इरोजन। दोनों में अंतर है। पहला टूटना इज वेदरिंग, इरोजन जो होगा वो अपरदन कहलाएगा, और ये कहलाएगा अपक्षय कहलाएगा। तो अपक्षय, अपक्षय क्या हुआ? टूटना, और वहां से निकल जाना इज इरोजन, ठीक है। फिर जाके कहीं जाके ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब देखना, मान लीजिए कोई एक ऐसा जमीन का हिस्सा है, अब भाई साहब ये इतना मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो टूटने लगेगा। अब फॉर एग्जाम्पल टूटा तो ऊपर की लेयर जो है टूट गई, फिर इरोजन से ये कहीं और चला गया। तो अगला डायग्राम कुछ ऐसा देखोगे आप, ऐसा कुछ दिखेगा आपको कि ये इतना हिस्सा जो है इरोड होके चला गया। तो यहाँ जो हुआ वो इरोजन हुआ, वेदरिंग हुआ। और जब ये मटेरियल कहीं तो जाएगा ना बह के, जहां जाके इकट्ठा होगा, जहां जाके इकट्ठा होगा यहाँ भी कुछ बनेगा, तो दैट इज योर डिपोजिशन। इसको हम निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण। तो दो चीजें बन गई, एक तो लैंड फॉर्म ये बन गया, इरोडेड लैंड फॉर्म होगा, ये इरोडेड लैंड फॉर्म होगा। और ये जो होगा वो होगा डिपॉजिटेड, मतलब कोई चीज टूट रही है, निकल रही है तो वो इरोजनल, और कहीं जाके जम जाए, वो इकट्ठी हो जाए, तो वो डिपोजिशनल, ठीक है। तो डिपोजिशन में क्या हुआ? इरोडेड मटेरियल कैरिड अवे, ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, पानी के द्वारा ले गया, विंड के द्वारा, जाके ये डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स आपको बना कर देंगे। अभी जो मैं बता रहा था कि इरोजन हो गया तो यहाँ एक कुछ बन जाए, पहले मान लो ये ऐसा रहा होगा, अब ये इतना हट गया, तो फिर आगे जाके जहाँ डिपॉजिट होगा, तो दो टाइप के लैंडफॉर्म्स हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें जो पूरा फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? अंदर का तो नहीं लग रहा है, एंडो तो नहीं लग रहा है। ये जो बातें कर रहे हैं किसके अंतर्गत आएंगे? एक्सोजेनिक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि रिवर भी इस तरह का काम कर सकती है, विंड भी इस तरह का काम कर सकती हैं, ग्लेशियर भी इस तरह का काम कर सकती हैं, समुद्र के किनारे सी वेव्स जो होती हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं, वो भी तो टकराएंगी, वो भी तो इरोड करेंगी। सबसे पहले नदियों के बारे में बात करें कि भाई कोई नदी जब शुरू होती है तो नो डाउट अलग अलग स्टेजेस से आती है। पहली स्टेज मान लीजिए जहां से शुरू हो रही, बड़ी यंग होती है सर, ये यंग स्टेज का मतलब बड़ी तेज गति रहेगी इसकी। फिर आ जाएगी इसकी मैच्योर स्टेज, मैच्योर मतलब जहां पर पर्वत वगैरह एंड हो जाए, स्लोप थोड़ा सा कम हो जाए, स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, और बिल्कुल स्लो हो जाएगी नदी, स्लोप पूरा ढाल खत्म हो जाएगा, तो वो होती है आपकी ओल्ड स्टेज। तीन स्टेज समझ में आ गई, बिल्कुल यंग, मैच्योर, और मैच्योर के बाद में ओल्ड, ठीक है। मैच्योर इन द सेंस समझ जाइएगा कि मैच्योर इन द सेंस कि जहां पर एक तो पुरानी जो ओल्ड हो जाती है बहुत ही स्लो स्पीड, और फास्ट स्पीड का बीच का जो एरिया होगा वो मैच्योर में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए वो कह रहा है कि भाई नदी जो फ्लो करती है तो वो अलग अलग तरह पे वाटरफॉल वगैरह बना देती है, ठीक है। अब ये वाटरफॉल कैसे बनता है देख लो, समझ लो। देखो क्या होता है, जब भी किसी जगह पे, किसी सरफेस पे हार्ड रॉक हो और सॉफ्ट रॉक हो, ठीक है, क्या सुनना मेरी बात ध्यान से, कोई जगह पे ऊपर का हार्ड रॉक हो और नीचे का सॉफ्ट रॉक हो, ठीक है, ध्यान रखना, नीचे का जो रॉक है वो पूरा क्या है अपना, पूरा जो है वो सॉफ्ट रॉक है, और ऊपर का क्या है? हार्ड रॉक है। अब इसके ऊपर से मान लीजिए फॉर एग्जांपल वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, वाटर का फ्लो हो रहा है, नदी जो है फ्लो कर रही है। कॉमन सेंस की बात है कि सबसे पहले जो रॉक है कौन सा इरोड होगा? सॉफ्ट वाला इरोड हो जाएगा। इस डायग्राम में देख लो कि कभी ये इतना हिस्सा रहा होगा, ये एरिया पूरा सॉफ्ट रॉक का रहा होगा, और हार्ड रॉक वहीं रह गया और सॉफ्ट पूरा इरोड हो गया, ठीक है। ये हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं कंडीशनली मिलता है। तो ऊपर की लेयर हार्ड हो और नीचे की लेयर सॉफ्ट हो, सॉफ्ट इरोड जल्दी हो जाएगा। अब आप धीरे 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 क्या देख रहे हो? धीरे धीरे आप देख रहे क्या रहे हो कि ये जो है पानी गिर के बिल्कुल, अब हार्ड तो इतनी जल्दी हो नहीं पाया, सॉफ्ट जल्दी हो गया। तो तब ये जो डिफरेंस होता है तब बनता है वाटरफॉल, जलप्रपात। खुद सोचिए ना कि हार्ड वहीं रह गया और नीचे का ये जो भी सॉफ्ट रॉक था ये चला गया सब, तो पूरा पानी जो है इस तरह का वाटरफॉल। तो वाटरफॉल जो बन रहा है ये कीवर्ड है, हार्ड और सॉफ्ट रॉक वाटरफॉल का। यदि आपसे कोई पूछे कि वाटरफॉल का कीवर्ड क्या है या वाटरफॉल कैसे बनते, तो याद रखना हार्ड और सॉफ्ट रॉक अल्टरनेट जब मिलेंगे तब। और ये कब मिलेंगे? अच्छा, स्पीड भी होनी चाहिए नदी में तो ही रोड भी कर पाएगा। इसका मतलब सर ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये ज्यादातर ये यंग स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, तभी तो इतनी स्पीड रहेगी, तभी तभी आप देखते हो कि वाटरफॉल हमें उत्तराखंड इन रीजन्स में मिलते हैं, यूपी बिहार में कंपेरेटिवली कम है, स्पीड वहां नहीं होती इतनी। ऐसी स्पीड में आप कैसे इरोड करोगे किसी चीज को, ठीक है। तो वाटरफॉल कब बनता है समझ गए? वाटरफॉल जब जनरली तब बनेगा, इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर, ध्यान से सुनिएगा, कि वेरी हार्ड रॉक और जनरली जब सॉफ्ट रॉक की स्थिति रहेगी तब अक्सर जो है बिल्कुल ये सॉफ्ट रॉक को इरोड करके चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हाईएस्ट वाटरफॉल का एक जो आपका वेनेजुएला में हम वर्ल्ड मैपिंग में पढ़ते हैं, ये एक फैक्ट आपको एनसीईआरटी में याद रखना होगा।
इसके बाद में कनाडा यूएसए के पास में जब आप जाओगे नॉर्थ अमेरिका में, तो नियाग्रा वाटरफॉल को भी याद रखना पड़ेगा आपको। नॉर्थ अमेरिका, ये कनाडा यूएसए इधर मिलेगा ये, ठीक है। नियाग्रा फॉल याद रखना। जाम्बिया जिम्बाब्वे के पास में आपको विक्टोरिया वाटरफॉल मिलता है। तो 3 वाटरफॉल याद रख सकते हो दुनिया के। एक एंजल वाटरफॉल वेनेजुएला में, दूसरा आपका नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा वाटरफॉल ये मिलेगा यूएसए कनाडा वाले क्षेत्रों में, और तीसरा विक्टोरिया वाटरफॉल जाम्बेजी रिवर पे मिलेगा, अफ्रीका में है ये, ठीक है। तो ये जो तीनों वाटरफॉल हैं बड़े काम के हैं, इनको वर्ल्ड मैपिंग में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। आप नो डाउट इस चैनल पर ज़रूर आप उनको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में कई बार ऐसे वर्ड भी मिल जाते हैं, सोर्स ऑफ रिवर, माउथ ऑफ रिवर, तो चिंता ना करो, जहां से शुरू होता है उसको सोर्स कहते हैं, जहां एंड होता है उसको हम माउथ कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई। दूसरी बात, एक वर्ड बहुत कॉमनली पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड एज मियंडर्स। मियंडर्स मतलब ये देखोगे आप, नदी के ये वाले जो क्षेत्र होते हैं इनको हम मियंडर्स कहते हैं। अब ये कैसे बन गए, मियंडर्स कैसे बन जाते हैं, या इनको हम जनरली, जिसको आप कह सकते हो कि नदी विसर्प बोला जाता है इनको। अब इनको देखते से समझ में आ रहा है कि स्पीड तो तेज नहीं होगी नदी की, मतलब ये कोई यंग स्टेज या उस आपके पूरे मैच्योर स्टेज में इतने प्रॉपर मिलने वाले तो है नहीं, ये बहुत स्लो स्पीड है। मतलब ये जो चीज हुई है ये किसके लिए, ओल्ड के लिए हुई है, ओल्ड के लिए दौरान ये बनी है। अभी ऐसे कैसे हुआ है, क्या हुआ है, इसको अब हम जरा समझते हैं। देखिए, अब मैं इसको समझाता हूँ सबसे पहले कैसे बनती है। मान लीजिए कि सबसे पहले रिवर जो है बिल्कुल इस तरह से थी, स्ट्रेट, लेकिन हमारे अर्थ पे कोरियोलिस फोर्स लगता है, मतलब अर्थ रोटेट करती है, कोई भी चीज सीधी नहीं चलती। अब नहीं चली तो मान लो, अगले डायग्राम में इमेजिन करना कि ये जो रिवर का वाटर है ये कभी सीधा जाने का प्रयास करेगा नहीं, थोड़ा सा मान लीजिए ऐसे टकरा रहा है, इधर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, अर्थ के रोटेशन को ही मान लीजिए कि पानी सीधा नहीं जाता, कभी भी थोड़ा सा टकराता ही है इधर उधर। अब मान लीजिए इस ए पॉइंट पे टकराया, ठीक है। ए पॉइंट पे टकराया तो अगला डायग्राम में आप इमेजिन कर सकते हो, थोड़ा सा कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा। तो देखो अब धीरे से इसमें जो है एक सिस्टमेटिक चीज आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिल गया। अब पानी अगला यहाँ पानी आके टकराएगा तो अगला वाटर अब इधर आके टकराएगा, मतलब यहाँ की एरिया में जो है इरोजन शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का से पानी टकरा के इधर जाएगा, मतलब अब ये इधर वाला कोई मतलब, तो अगला डायग्राम आप देखते हो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। इधर आप जब आओगे तो ये ऐसा है, कोई ऐसा एक मीएंडर देखने को मिलेगा, एक मीएंडर इधर देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब लेकिन अभी प्रॉपर पूरा मियंडर नहीं बना है, प्रॉपर अभी पूरा मियंडर नहीं बना है, अभी एक एक साइड ही आपके सामने इरोजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये पूरा मियंडर कैसे डेवलप होगा, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होती है चीज, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब देखो क्या होगा कि ये पॉइंट में तो ये जो आके टकरा रहा है, इस पॉइंट पे इरोजन तो हो ही रहा है, ये इरोजन वाले पॉइंट हो गए, ये इरोजन वाला पॉइंट हो गया, ये इरोजन वाला पॉइंट हो गया। यार एक बात ध्यान रखना, ये जो मिट्टी होगी वो कहाँ जाएगी, यहाँ की जो इरोड हो रही है, ये जो इतनी मिट्टी थी, इतनी मिट्टी जो थी वो कहाँ चली गई, सोचो अब आप। तो आप कहेंगे सर पानी के साथ आगे चली जाएगी, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत चली जाएगी, लेकिन जो भारी है, जो नहीं जा पाएगी, जो पानी में इतनी ताकत तो है नहीं कि सारा सेडिमेंट आगे ले जाए, तो वो बाकी का सेडिमेंट कहाँ जाएगा, तो धीरे धीरे वो पानी के गहराइयों में बैठ के दूसरी साइड लग जाएगा, ऐसे दूसरी साइड लग जाता है, मतलब ये यहाँ कहीं इकट्ठा हो जाएगा सेडिमेंट, यहाँ कहीं इकट्ठा हो, ये सेडिमेंट कहाँ से आया, इधर का इरोड होके इधर आया है, ध्यान रखना। अच्छा, और इधर वाला भी देखोगे तो ये वाला जो इतना इरोड हुआ है, वो ये वाला, ये यहाँ पे आपको इसका सेडिमेंट यहाँ जमाव देखने को मिलेगा। ये जो इरोड हुआ है इसके सामने ये वाला, ये डिपोजिशन, मतलब ये जो ब्लू कलर से जो मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। ब्लू कलर से यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो जनरली आपके लिए क्या रहेगा, डिपोजिशन वाला रहेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे फिर से समझ सकते हो, देखो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए उदाहरण के रूप में, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि ये वाला जो हिस्सा है ये तो इरोड हो गया, तो ये वाला जो इरोड तो हो रहा है, लेकिन ये मटेरियल सोचो ना इतना कहाँ जाएगा, तो ये मटेरियल दूसरी साइड डिपॉजिट होता है ये। अब अगली बार जो पानी आएगा वो यहाँ थोड़ी आएगा, पानी पूरा ऐसे मुड़ जाएगा, तो ये बन गया पूरा एक मीएंडर का फीचर। मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल चीज है कि यदि मैं आपके सामने ये एक नदी बनाऊं, ये ऐसा कर दूं इसको इस तरह से, और आगे जाके ये अगला डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यदि मान लो ये इधर टकराया सबसे पहले, ठीक है सर, लेकिन इधर तो सीधा का सीधा ही रहेगा ये, तो यहाँ का जो मटेरियल है वो इधर आ गया, ये डिपॉजिट हो गया, दिस इज डिपोजिशन, दिस इज इरोजन। अब देखो पूरा पानी सर्कुलर हो गया। अब ये इधर जाके टकराएगा, तो इधर जाके टकराएगा तो वो कैसे बनेगा, इधर इरोजन हो जाएगा, और दूसरी साइड जो है वो क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। तो ये जो है फिर से इधर मियंडर होगा, मतलब क्या, ये जो मियंडर्स बनते हैं ध्यान दीजिएगा, ये एरिया ऑफ डिपोजिशन और एरिया ऑफ इरोजन,
यहाँ इरोजन हो रहा है तो दूसरी साइड डिपोजिशन हो रहा है। बिल्कुल। अब धीरे धीरे ये मियंडर इतने ज्यादा होते हैं, अब जहाँ जैसे पानी आ रहा है बार बार यहाँ टकराएगा, इधर घूम के आया, यहाँ आके टकराएगा, तो इधर से भी इरोड कर रहा है, इधर से भी इरोड कर रहा है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि दोनों साइड से इरोजन शुरू हो जाता है। देखो ना, ये पानी आ रहा है, ये टकराया, ठीक है, मान लो फिर आगे गया, आगे गया, यहाँ एक बार टकरा गया, फिर आगे गया, यहाँ एक बार टकराया, जहां जहां टकरा रहा है वाटर वहां इरोड करेगा। एक टाइम के बाद इरोजन इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये बाहर अलग हो जाएगा और ये नदी वापस सीधी हो जाएगी। इतना घूम के क्यों हो जाएगी, जब ये दोनों साइड इरोड हो जाएगा। ये एक लेक बन गया। इस लेक को कहते हैं हम ऑक्सबो लेक, मियंडर के बाद में। मतलब इसका प्रैक्टिकल आप डायग्राम देखोगे तो देखो, अब पानी ऐसे एकदम ताकत से आएगा, यहाँ टकराएगा, वो इरोड होगा, इधर से घूम के भी जब आएगा तो यहाँ टकराएगा। एक टाइम के बाद ये नदी सीधी यहाँ से हो जाएगी, ये लेक का लेक रह जाएगा। इस लेक को कहेंगे हम ऑक्सबो लेक, और इसको हम लोग कहेंगे, ये नॉर्मल जो मियंडर था, पहले तो मियंडर ही कह रहा हुआ, फिर मियंडर टूट के जो लेक बन गया वो ऑक्सबो लेक हो गया। तो देखो इसमें लिखा है कि रिवर जब एंटर करती है तो वो ट्विस्ट टर्न होती है, तो ऐसे जो बेंडिंग होती है उनको मियंडर्स कहते हैं। बार बार कंटिन्यूस इरोजन डिपोजिशन होता रहता है, एक तरफ इरोजन होता रहेगा, दूसरी तरफ डिपोजिशन होता चला जाएगा, और फिर मियंडर जो है बढ़ता चला जाता है, और वो जो लूप है एक साथ कनेक्ट होते होते धीरे धीरे ऑक्सबो लेक का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। कट ऑफ लेक भी इसको हम कई बार कहते हैं, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा याद रखना। दूसरा, इसके बाद में जो नदी होती है, जो नदी होती है इसके किनारे जब बाढ़ आ जाती है तो ये वाले जो एरिया में सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन। जैसे नॉर्मल कंडीशन में ये नदी चल रही है, बाढ़ आ जाएगी तो ये पानी यहाँ पहुंच जाएगा। अब आपने देखा है कि बाढ़ जब निकलती है, बाढ़ जब चली जाती है तो पूरा सेडिमेंट वहीं छोड़ जाती है। तो ये वाले जो एरिया होंगे फ्लड प्लेन होंगे, मतलब बाढ़ के जो क्षेत्र होते हैं उनको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्लड प्लेन्स हैं। एक वर्ड आप लेवीज पढ़ते हो, भाई कोई नदी है, खुद से सवाल पूछो आप, कोई रिवर है, क्या कारण से ये नदी का पानी बाहर नहीं आता है, तो आप कहेंगे सर रिवर के जो किनारे होते हैं, नदी के जो किनारे होते हैं, रिवर के जो किनारे होंगे, इम्बैंकमेंट होंगे जो, उनको हम लेवीज कहते हैं। तो ध्यान रखना, लेवीज जो है वो डिपोजिशनल फीचर है, डिपोजिशन से बने, ठीक है। डिपोजिशन मतलब समझ जाना, सेडिमेंट इकट्ठा होते होते यहाँ साइड में जमता रहता है, अवसाद जो है सेडिमेंट्स इकट्ठे यहाँ पर जमते रहते हैं, तो ये लेवीज जिसको हम लोग कह रहे हैं, मतलब ये जो नदी है ना, इसके जो किनारे रहेंगे वो लेवीज कहलाएंगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत, और आखिरी में जो एंड होगी नदी, जहां पर एंड होगी, जहां पर सारे सेडिमेंट इकट्ठे हो जाएंगे, जहां ये सी में जब जाएगी, तो इसको आप क्या कहोगे, डेल्टा। इसको हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा क्या है, तो डेल्टा जो है वो एक एंड में रिवर के माउथ पे सारे सेडिमेंट जो इकट्ठे हो जाते हैं उनके लिए एक टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना कि रिवर से रिलेटेड जो भी बात आप करोगे, तो रिवर से रिलेटेड मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले एक वाटरफॉल बनेगा, वाटरफॉल बन जाएगा, ठीक है। रिवर में जो है मियंडर्स बन जाएंगे ऐसे। अब ये मियंडर कैसे बने, तो वो आपको पैटर्न समझा दिया मैंने कि मान लीजिए, इमेजिन करिए ऐसा मियंडर बना, तो ये इरोजन हुआ है और ये इतना एरिया जो है डिपॉजिट हुआ है, इतना मटेरियल इधर जमा है, तब ये नदी का पानी ऐसा हुआ। फिर उसमें ऑक्सबो लेक भी आ गया आपका। ऑक्सबो लेक के बाद में अपने को याद रखना है, लेवीज बता दिया मैंने क्या था। लेवीज मतलब जो किनारे होते हैं, और फ्लड प्लेन्स। तो अब देखना, वाटरफॉल कोई बोले तो सर वो इरोजनल है, वाटरफॉल कोई बोले तो वो क्या है, इरोजनल है, ठीक है। उसके बाद में यदि वो आपसे बोले कि फॉर एग्जाम्पल वाटरफॉल के बाद में लेवीज बोलो, तो लेवीज आपको पता है नदी के जो किनारे होते हैं। अब भैया ये तो डिपोजिशन से ही बने होंगे ना, सेडिमेंट से हजारों सालों में इकट्ठे होते होते इनके बांध बन जाते हैं, तो लेवीज जो होते हैं वो डिपोजिशनल रहेंगे। तीसरा, यदि वो आपसे पूछ ले ऑक्सबो लेक या मियंडर, ये दोनों उससे बने, इरोजन प्लस डिपोजिशन से बने, ठीक है। ये तीन बेसिक चीजें याद रखना, भूलना मत। फ्लड प्लेन क्या होगा, तो फ्लड प्लेन भी डिपोजिशन ही होगा। तो ये चीजें याद रखना जो रिवर्स जो बना रही हैं, ठीक है। और डेल्टा जो होगा, डेल्टा भी क्या होगा, डिपोजिशन से बनेगा। डेल्टा जो होगा वो किससे बनेगा, डिपोजिशन से बनेगा। मतलब डेल्टा कहाँ बनता है, ये नदी जहाँ एंड होती है तो सारे सेडिमेंट यहीं इकट्ठे हो जाते हैं सागर के पास, तब बनता ही है इस तरह का। तो इसकी जो आकृति है इसके कारण इसको हम डेल्टा करें, ठीक है। इसके बाद में अब हम सागर सी वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये जब वर्ड्स इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको इससे याद नहीं हो पाएगा, इसलिए जितना बताया उतना आप अभी याद रखें। ये हम बात कर रहे हैं लैंड फॉर्म्स में, वर्किंग ऑफ रिवर, वाटरफॉल, सोर्स ऑफ रिवर, मियंडर, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन्स, लेवीज, डेल्टा, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद मिलेगा आपको पार्ट 3 कल, ठीक है। और अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन में यदि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो यू कैन यूज दिस कोड SGYT10, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी हाँ, 16 जून से नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डेली शाम को 7 बजे मेरी स्पेशल क्लास होती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।